शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। भिवानी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने यहां पर पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निपटान भी किया। दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की और अजय सिंह चौटाला के जेल से सजा काटने के बाद वापस लौटने पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी सजा काटी है जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं। दुष्यंत चौटाला से उनके पिता अजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कानूनी रूप से देखा जाएगा और कोर्ट से आग्रह भी किया जाएगा। कि 9 साल का संघर्ष जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ना तो इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी उनने अपने जीवन के अंदर वो कठिनाई देखी और अपना टर्म पूरा करके आज हमारे बीच में वापस पूरे जोश के साथ आए हैं। मैं मानता हूँ संगठन के भी मजबूती मिलेगी और एक एक कार्यकर्ता के अंदर भी एक नया जोश आपको दिखेगा और आने वाले दिनों के अंदर जो हम संगठन विस्तार और मेंबरशिप। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ का दौरा किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने करीब 23 लाख की लागत से होने वाले कार्यों का शुभारंभ किया और कहा कि हरियाणा सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं। उन्होंने चंदन नगर और आजाद नगर बस्तियों के दौरा कर लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अप्रैल 2022 तक शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए विचार कर रही है। इस पार्क की डिमांड थी कि पार्क की जर्जर हालत है और जगह जगह टूटा हुआ पूरा पार्क है, तो इसमें जो भी अभी 6.5 लाख रुपए हैं और मैंने कहा है कि जितने भी पैसे की जरूरत है इस पार्क को सुंदर बनाना, बढ़िया बनाना है। शहर के तमाम जितने भी पार्क हैं, छोटे छोटे जो मकानों में, उन सब पार्कों को हम सुंदर बनाएंगे और लोगों को आने वाले समय में जो लोग अपने घूमना है, बैठना है, बात करनी है, उसका सब लोग अपनी चर्चा करें और घूमें। पार्क ही जीवन है। पार्क तो काफी हैं परंतु उनके ऊपर जेई बहुत कम है और माली भी नहीं पहुंच पाते हैं। हमने जो लोगों की संस्था उन्हें कहा गृह मंत्री अनिल विज ने अपने निवास पर भारतीय जनता पार्टी में बीते दिनों शामिल हुए महाबली द ग्रेट खली से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। वहीं खली ने उनका हालचाल जाना और जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। दरअसल अनिल विज पिछले दिनों बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, इस वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खली ने पिछले दिनों ही दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है। इससे प्रभावित होकर ही वो पार्टी में शामिल हुए। चलिए आप खबर रेवाड़ी से है, जहां बच्चों और अभिभावकों ने शिक्षा अधिनियम 134A के तहत नंबर आने पर दाखिला दिलवाने की मांग की है। तो वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कपिल पुनिया ने ये कहकर बात टाल दी कि जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया, अब आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जाकर सरकार से लड़ो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2021 को उन बच्चों को नंबर अलॉट किए गए थे जिन्होंने शिक्षा अधिनियम 134A के तहत परीक्षा दी थी, लेकिन उन्हें जो स्कूल अलॉट किए गए थे उसमें प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के चलते दाखिला नहीं दिया गया। के पास हम शिकायत लेके आए थे जिला शिक्षा अधिकारी की खुद की। इन्होंने डीएससी से लेटर इशू हुए थे चंडीगढ़ से, वो लेटर का जवाब इन्होंने 12 तारीख को लेटर इशू हुआ, 3 दिन के अंदर इनको रिप्लाई देना था और 19 तारीख लास्ट डेट थी, जिसको हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी और डीएससी से भी इनको 3 बार इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया, तब जाके 6 तारीख को इन्होंने उसका जवाब फॉरवर्ड किया है। इससे जो है स्पष्ट प्रदर्शित होता है
कि शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं, इनकी और स्कूलों की मिलीभगत। 1.5 घंटे से यहाँ करे, इन्होंने हमारी कोई ढंग से बात नहीं सुनी और हमको उल्टा और इंसल्ट करके हमें यहाँ से बोल दे कि मुझसे तो जो हो सकता था हमने कर दिया। अगर सर इन्होंने हमारे साथ हमारी हेल्प की होती तो आज हम दोबारा इस दरवाजे पे नहीं आते अपने बच्चों को लेकर। इन्होंने हमारी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं की और अगर कोई मदद की है तो वो भी डिले की है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर ये किसी प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर हम आगे डीसी के थ्रू इनका कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन तो रिटर्न में तो नहीं दिया, लेकिन कुछ अभिभावक आए थे मिलने के लिए 134 के एडमिशन के संबंध में। सेकंड लिस्ट आई है 98 बच्चों की, तो वो एडमिशन अभी प्रोसेस में है, 18 तारीख तक चलेगा उसका प्रोसेस। इनका जो इशू था वो था पुराने एडमिशन्स को लेके, और इनको बता दिया कि भाई जितनी हमारी जो कैपेसिटी थी, जो हमारी लिमिट्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी मदद की है इनकी, और अपना काम भी था ये हमारा कि एडमिशन सबके पूरे हो जाए। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, फिर भी इनकी यूनियन जो है प्राइवेट स्कूल्स, उनके कारण कुछ एडमिशन नहीं हो पाए, तो उस संबंध में चलिए अब खबर फतेहाबाद से, जहां वाली नगर परिषद एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार नगर परिषद हाउस टैक्स को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर परिषद के इस कारनामे से जहां लोगों की नींद उड़ी हुई है, वहीं लोग हैरान भी नजर आ रहे हैं। नगर परिषद की ओर से बीती देर शहरवासियों के मोबाइल पर हाउस टैक्स से संबंधित एक SMS भेजा गया, जिसमें टैक्स की राशि लाखों रुपए दर्शाई गई। किसी का हाउस टैक्स 49,000 तो किसी का 2 से 3 लाख तक भी बताया गया, जिसके बाद शहरवासी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और टैक्स संबंधी पूछताछ की। शहरवासियों का आरोप है कि वो तो अपना हाउस टैक्स पहले से ही भरते आ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की ओर से इस प्रकार से अनाप शनाप टैक्स भेजकर उन मानसिक तौर पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। टैक्स काफ़ी आया है मेरा, तो कम से कम अगर इसकी मैं टोटल करूँ तो 6-7 लाख रुपए के बनता है। ये चीज़ है कि मैं हर साल अपना हाउस टैक्स वगैरह भर रहा हूँ, तो रेगुलर टैक्स भर रहा हूँ। तो ये पहले भी कभी इतना टैक्स आया या आज? ना ये रात की मैसेज आया, मैं तो सवेरे रोटी भी नहीं खाई, मतलब ये मैसेज उसका ही जैसे मैसेज गया है, और मैसेज जैसे कंपनियों के भी आते हैं कि जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए करवा लेते हैं, अटैच कर लेते हैं अपना मोबाइल नंबर, उसमें भी ये मैसेज आता है कि अगर आपने ये पेमेंट कर दी है तो इसे इग्नोर समझे। इसी तरह ये मैसेज है, अगर हमने कोई ये जो भी टैक्स की और डेवलपमेंट चार्ज की अगर हमने अदायगी कर रखी है तो इसको इग्नोर समझे। बाकी अगर उसके बाद भी अगर कोई इसमें संशय है तो नगर परिषद में कार्यालय में वो संपर्क करके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। मामला ये है जी, आज सुबह ही हाउस टैक्स का मैसेज आया 1,09,613 रुपये का। हालांकि मेरा हाउस टैक्स क्लियर है, सिर्फ 20-21 का पेंडिंग है, बाकी मेरा सब भी मेरे पे है और उसकी रसीद भी है मेरे पास। और ये बकायदा मैसेज आया 1,09,613 रुपये। इसको लेके अभी आए हुए हैं यहाँ पे ऑफिसर। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आ रहा है, वहीं हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है, ताकि चुनाव से पहले शराब और नकदी के होने वाले इस्तेमाल को रोका जा सके और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। साथ ही पुलिस ने यमुनानगर जिले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 14 विशेष नाके लगाए हैं। तो चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। सीमा पर लगाए गए हैं 14 नाके। रोडवेज कर्मचारियों ने कई कर्मचारी यूनियन की बैठक की। इसकी अध्यक्षता प्रधान रवि कुमार ने की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राज्य कमेटी में 4 अलग टीमें बनाई गई, क्योंकि सभी यूनियन की मांग कर्मचारी हित के लिए है, जो कि हर डिपो का दौरा कर 21 फरवरी को रोहतक में आयोजित होने वाले सम्मेलन में सभी कर्मचारियों को एकजुट करेगी। साथ ही कहा कि सम्मेलन में रूपरेखा तैयार करते हुए एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। वहीं मौके पर सरकार की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार को ये चेतावनी दी गई कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 21 तारीख को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को लेकर सरकार खुद जिम्मेदार होगी। पिछले 22 नवंबर 2022 को
2021 को माननीय परिवहन मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में कोई भी निर्णय न लिया गया। उससे बार बार पहले भी 2-3 बार मीटिंग बुलाई गई है, मांग मान ली जाती है, उनको लागू नहीं किया जाता। ये महकमे को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। बसें खरीद नहीं रही सरकार। बार बार में कह रहे हैं कि 809 बसें खरीद ली हैं, 150 खरीद ली हैं, 3000 खरीद ली। आज तक इस सरकार ने 7 साल हो गए हैं, बेड़े में अब तक 809 बसों की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस सरकार जाने के बाद ये सत्ता में आई, ये सरकार 4500 बसों का बेड़ा था। आज घट करके 2800 बसों का हमारा बेड़ा रह गया और उसमें ऑन रूट 2300-2400 बसें हमारी चल रही हैं। 29 जनवरी को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी की जो रोडवेज में तमाम यूनियन है वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हुई हिसार के अंदर, और वहाँ से जो रोडवेज की निजीकरण की बात है ना, जहाँ तक सरकार निजीकरण कर रही है और एबीसी कैटेगरी के तहत ये जो 2016-17 की जो प्राइवेट स्टेज कैरिज की पॉलिसी है उसको लागू कर रही है। जो बाहर बसें जाती थी रोडवेज की वहाँ पर 20% प्राइवेट जाएंगी, जो अंतर जिला चलती थी वहाँ 50% प्राइवेट जाएंगी, 50% रोडवेज की जाएंगी, और ग्रामीणांचल में वहाँ 80% रोडवेज जाएंगी, 20% प्राइवेट। इसके तहत हमारे जो रोडवेज में तमाम यूनियन एक प्लेटफार्म पे आई, और अब हम पूरे प्रदेश में 4 जीप जत्थों के इधर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का अपना फीडबैक ले रहे हैं, और 21 फरवरी को पूरे प्रदेश का हम दौरा करके रोहतक के अंदर मीटिंग करेंगे और निजीकरण के खिलाफ हम बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा। वहीं पंचकुला क्राइम ब्रांच 19 ने महिला से स्नैचिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने स्नैच किए गए सामान को भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और पंचकुला में हुई अन्य स्नैचिंग की वारदातों को लेकर भी खुलासा किया जाएगा। क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज अनंत राम ने बताया कि पंचकूला के सेक्टर 20 मार्केट के पास आरोपी ने एक बुजुर्ग महिला से पर्स स्नैच किया था। पुलिस ने बताया कि महिला के पर्स में मोबाइल, पासपोर्ट और पैसे छीनकर भाग गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम अमरजीत है, जो पंजाब का निवासी है। बुजुर्ग महिला से जो है इसने पर्स स्नैच किया था अपना सेक्टर 20 की मार्केट के पास, टी पॉइंट के पास से। तो उसमें जो है उसके जो है पर्स के अंदर डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट जो है, उसके 2 मोबाइल फ़ोन और करीब जो है 12-13 हज़ार रुपये उसमें पर्स में थे। तो उसके मोबाइल जो थे उनको जो है साइबर सेल की इमदाद से जो है वो सर्चिंग पे लगवाया हुआ था, और जो है उसके आधार पे कल जो है ये जो स्नेचर जो है इसका नाम है अमरजीत सिंह उर्फ करमन, पुत्र गुरनाम सिंह, बलटाना पंजाब का रहने वाला है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। मैं सुनिया सी प्रीतम दी सेहत खराब है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। रेवाड़ी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस के हेड कांस्टेबल पर आत्मघाती हमला कर दिया। हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल राजीव कुमार सुरक्षा एजेंट के साथ किसी जांच के सिलसिले में जसवंत नगर गए थे। सुरक्षा एजेंट में बैठा था और हेड कांस्टेबल बाहर खड़ा था। तभी अचानक आरोपी धर्मप्रसाद ने हेड कांस्टेबल पर दराती से कई बार वार किए। वहीं आनन फानन में सुरक्षा एजेंट ने उसे बड़ी मुश्किल से छुड़वाया, साथ ही दराती को भी अपने कब्जे में लिया। हमला किस कारण किया, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। सर, मैं एच.सी. राजीव, हेड कांस्टेबल थाना रामपुरा में बतौर अनुसंधानकर्ता तैनात हूँ। और कल दिनांक 10/2/22 को मेरी जेडी ड्यूटी जेडी ड्यूटी थी थाने में। तो सर कोई शराब के लिए मुखबरी आई थी, उसके लिए मैं जसवंत नगर में मुखबर के कहने पे वहाँ पहुँचे थे हम। मेरे साथ सुरक्षा एजेंट EHC कुलदीप साथ में थे। अचानक एक नौजवान लड़का आता है जी, और बिना किसी बात को हम सोच भी नहीं पाए, उससे पहले कि हमें पता भी नहीं था उसके पास कुछ हथियार हो सकता है। उसने अपने पीछे से एक दराती निकाली और मेरे पे ही, कुलदीप को छोड़कर मेरे पे वर्दी में होते हुए उसने जानलेवा। पलवल में सदर थाना इलाके के गांव फुलवाड़ी में RMP डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर को पहले शराब पिलाई, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसके सिर में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में 4 नामजद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सर, ये साजिश के तहत मारा है, चारों के नाम क्लियर एप्लीकेशन। किस तरह से हुई घटना, क्या मामला हुआ, शुरुआत से बताइए। घर पे बुलाया इन्होंने, अपने घर पे बुला करके दारू पिलाई है, क्या किया है, क्या पिलाया है। किसने पिलाई है? सतपाल है घर पे, सतपाल के पास? हाँ, घर पे सतपाल के घर पे शीशपाल और सतपाल, उसके घर पे गोली लगी है, उसके घर पे जो कुछ हुआ है वहाँ पे हुआ। तो सर राजू और राजकुमार दोनों लखवी है और ये गांव फुलवाड़ी का है। और ये कोई करीब 3-4 बंदे जो है शीशपाल और सतपाल के मकान में अंदर बैठ के खाते हैं। वहीं ये हुआ इतना हटी है कमरे के अंदर। वहीं पानीपत असंध रोड फ्लाईओवर के नीचे दर्दनाक हादसा हो गया। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवती कानों में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। इसी दौरान युवती करीब से गुजरती ट्रेन की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला ये था कि सुबह रेलवे में वो प्राप्त हुआ था भी एक लड़की रेल लाइन क्रॉस करते हुए रेलगाड़ी की चपेट में आ गई है। इसके बयान लेने के लिए हम यहाँ आए थे, तो डॉक्टरों ने उसको ब्राउट डेड कर दिया है। इसके वारिस यहीं पे मिले हैं। लड़की का नाम मोनिका है, जो अटल सेवा केंद्र में काम करती थी। रोजाना पैदल ही आती जाती थी। तो रेलवे लाइन पार करते समय रेलगाड़ी की चपेट में आ गई। रेलवे दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। वारिस मौके पे है। आइंदा इसका पोस्टमार्टम करा के हवाले। सर जी एक पर्स था, वो नहीं मिला। मोबाइल मिल गया है। मोबाइल उसकी जेब में थे। कैसे हादसा हुआ जी? हादसा ऊपर से आ रही थी, अब ध्यान नहीं दिया, लापरवाही से हुआ।
वैसे तो तकरीबन आती थी, ड्यूटी जाती थी। कहाँ जाती थी, क्या काम करती थी? ये प्रेम हॉस्पिटल के पास अटल सेवा केंद्र है, आधार सेवा केंद्र, उसमें प्राइवेट जॉब करती थी सर। ये 5-6 महीने। वहीं झज्जर के पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार देर रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और बैंक के स्ट्रांग रूम को गैस कटर की मदद से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वारदात अंजाम तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से चोरों को वहां से भागना पड़ा। आपको बता दें कि एसपी वसीम अकरम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया, जिससे पता चला कि बैंक में रखा कैश बच गया। फिलहाल पुलिस टीमें चोरों को तलाश रही हैं। झज्जर शाखा है, वहाँ पे चोरी करने का प्रयास किया गया। मैनेजर द्वारा ये जानकारी मिली, पुलिस को जो इत्तला मिली उसमें चेक करने पे ये मालूम पड़ता है कि स्ट्रांग रूम को तोड़ने का प्रयास किया गया था। इसके अंदर कुछ कैमरे भी चेक करे गए, जिसमें गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। लगता ऐसा है कि गैस कटर की जो गैस थी वो ख़त्म हो गई थी, इस कारण से वारदात को पूरा नहीं कर पाया। अब जैसे कि चोर चला गया, कुछ अपनी पहचान छोड़ गया है, जिसको ढूंढने का पूरा। वहीं होटल में एक दुकान में भयंकर आग लगने से भीषण हादसा हो गया। मामला नेशनल हाईवे 19 पर रेलवे चौक के पास का है, जहां दुकान में आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार दुकान में गाड़ियों की सजावट का सामान रखा हुआ था। दुकान मालिक की माने तो 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, ना ही किसी के हताहत होने की कोई खबर है। ये लगभग जी 10:30 बजे की बात है। कोई 3-4 लोग शादी में से आ रहे थे। जैसे उन्होंने हमारा घर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान से धुआं उठ रहा है। मैंने आके देखा तो वहाँ आग लगी पड़ी थी। मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड पर फ़ोन किया और 112 नंबर पर कॉल की, तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड और उसकी जो जिप्सी होती है 112 वाली पुलिस वालों की, वो आ गई थी। फिर थाने की पुलिस। वहीं देश में कोरोना के कहर पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। हर रोज कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, जिसके चलते देश में एक दिन में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 804 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है और 1,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और अगर कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.37% पहुंच गया है। वहीं देश में फिलहाल 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में 1,185 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है और 10 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.20% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 319 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 130, हिसार में 79, यमुनानगर में 98 और पंचकूला में 56 कोरोना के केस मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 43, करनाल में 14, पानीपत में 18 और अंबाला में 42 मामले सामने आए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।